गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसके अंतर्गत आज हम साझेदारों के पूंजी खाता कैसे बनाया जाता है एवं इसको बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी पद्धति है, इसको जानेंगे और साथ ही हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो पद्धति है। एक है स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थायी मतलब स्थिर, और साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं वो स्थायी विधि से अगर बनाया जाए तो उनकी पूंजी स्थिर रहती है, अर्थात जो प्रारंभिक शेष होता है वही अंतिम शेष। यदि वर्ष के मध्य में साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी ना लगाई गई हो तो उनका जो प्रारंभिक शेष है वही अंतिम शेष होता है। तो इस प्रकार से स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत हमको दो खाते बनाने पड़ते हैं। पहला है पूंजी खाता और दूसरा है चालू खाता। तो पूंजी खाता में केवल पूंजी का लेखा और चालू खाता में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि नियोजन खाते का शेष, आहरण, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा करते हैं। तो देखिए इस कैसे बनाते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत पहला पूंजी खाता, और पूंजी खाता चूंकि पूंजी खाते का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, अतः हम सबसे पहले क्रेडिट पक्ष की ओर लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया। देखिए मैं खाते का प्रारूप पहले से बना दिया हूं, क्योंकि आपको मालूम है खाता कैसे बनाया जाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, आप जानते हैं, विकलन और समाकलन। अब इस खाते में मुख्य अंतर यह है कि राशि वाले कॉलम को हम साझेदारों की संख्या के हिसाब से बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम राशि वाले कॉलम को दो भाग में बांटे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर दो साझेदार हैं तो ऐसी स्थिति में राशि के कॉलम जो है उसमें उन दोनों साझेदारों के नाम लिखे जाएंगे। अगर 3 होता तो राशि कॉलम में हम उसको 3 भाग में विभाजित कर देंगे, और 4 होने पर 4। तो यहाँ पर हमने दो साझेदार लिया है, ए और बी। तो राशि कॉलम में हमने ए और बी लिख लिया है। देखिए दिनांक विवरण पंजी पृष्ठ ए बी, ये राशि कॉलम है। फिर दिनांक विवरण पंजी पृष्ठ ए और बी। अब क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले लिखा जाता है शेष लाया गया, प्रारंभिक शेष, और इसको अगर ए की प्रारंभिक शेष है तो इस प्रकार से ए के कॉलम में, और इस प्रकार से बी का अगर प्रारंभिक शेष है तो बी के कॉलम में लिख लिया जाएगा। क्योंकि ये स्थिर पूंजी पद्धति है तो इस पद्धति में प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष दोनों लगभग बराबर होते हैं यदि अतिरिक्त पूंजी ना लगाई गई हो तो। लेकिन अगर कोई साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाता है तो उसके लिए लिखा जाएगा बैंक खाता को, और यहां पर हम लिख देंगे अतिरिक्त पूंजी। तो इस प्रकार से मान लो ए ने लगाई हो तो ए के कॉलम में लिख देंगे, अगर बी ने लगाई हो तो इस प्रकार से बी के, और फिर इस प्रकार से योग कर लेंगे। योग करने के बाद विवरण पक्ष में अंतिम तिथि, दिनांक में अंतिम तिथि लिखते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे विवरण वाले कॉलम में शेष ले गए, और जो योग होगा वही इसका शेष, और फिर इसका योग कर लेंगे, ये बराबर। ये बन गया पूंजी खाता स्थायी पूंजी पद्धति से। अब हम इसका दूसरा चालू खाता, चालू खाता इसके बाद चालू खाता बनाएंगे। तो एक चीज हमको ध्यान में रखनी होगी, चालू खाते का जो शेष है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो जो शेष प्रश्न में दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम शेष को ले आएंगे। जैसे मान लो अगर डेबिट शेष दिया है तो दिनांक लिख लेंगे, और उसके बाद फिर शेष लाया गया, ए बी। इसी प्रकार से क्रेडिट पक्ष का अगर शेष दिया होगा तो हम लिखेंगे शेष लाया गया। इसके बाद फिर वेतन खाता को लिख लिया जाएगा, कमीशन खाता को, फिर लाभ हानि नियोजन खाते का अगर क्रेडिट शेष है तो लिखेंगे लाभ हानि नियोजन
खाता को। इसके बाद विकलन पक्ष में आएंगे आहरण। आहरण खाता से आहरण पर ब्याज खाता से। और इसके बाद फिर योग करेंगे। योग करके हम देखेंगे कि डेबिट पक्ष का योग अधिक हो रहा है कि क्रेडिट का। डेबिट का योग अधिक होने पर डेबिट शेष कहलाएगा, क्रेडिट पक्ष का योग अधिक होने पर क्रेडिट शेष कहलाएगा। मान लो क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हुआ तो इधर हम लिखेंगे शेष ले गए, और इस प्रकार से हम शेष निकाल कर यहाँ पर लिख लेंगे। इसी प्रकार से क्रेडिट में शेष ले गए, ये जो शेष है वो जाता है चिट्ठा को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चिट्ठा को। ये बन गया आपका चालू खाता। अब साझेदारों के पूंजी खाते, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत पूंजी खाता कैसे बनाए जाते हैं देखिए। ये हम खाते का प्रारूप बना लिए हैं और इसमें हम लिखेंगे शेष लाया गया। क्रेडिट पक्ष की ओर पूंजी खाते का क्रेडिट शेष लिख लिया जाएगा, और इसके बाद पूंजी पर ब्याज खाता को। पूंजी पर ब्याज खाता को, अगर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो वो भी इसके क्रेडिट शेष में आएगा। इसी प्रकार से वेतन खाता को, साझेदारों को अगर वेतन मिलता है या किसी एक साझेदार को मिलता है तो उसके कॉलम में उसको दर्शाना होगा, और इस प्रकार से हम लिख लेंगे। फिर है कमीशन खाता को, किसी साझेदार को अगर कमीशन मिलता है तो उसको लिखेंगे। फिर लाभ हानि नियोजन खाता को, लाभ हानि नियोजन खाते का क्रेडिट शेष है तो उसको लिखेंगे। फिर विकलन पक्ष में आ जाइए, यहाँ पर हम लिखेंगे आहरण खाता से। आहरण खाता से अगर कोई साझेदार वर्ष के दौरान आहरण किए हैं तो उस राशि को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है आहरण पर ब्याज खाता से। आहरण पर अगर ब्याज दिया जाता है तो आहरण पर ब्याज खाता से इस प्रकार से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का योग करेंगे और ये दोनों पक्ष का योग करके हम देखेंगे कि कौन से पक्ष का योग अधिक आ रहा है। मान लो अगर क्रेडिट पक्ष का योग अधिक आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ले गए चिट्ठा को, और इस प्रकार से लिखकर योग कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये पूंजी खाते का क्रेडिट शेष होता है। लाभ हानि नियोजन खाता एवं पूंजी खाता पर आधारित एक प्रश्न। साझेदार है अजर, अमर, अमृत। इन तीनों के बीच लाभ विभाजन अनुपात है 3:2:1। पूंजी अजर ने 6,000 रुपये की पूंजी लगाई है, अमर की पूंजी 4,000 और अमृत की पूंजी 2,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज किसी को नहीं दिया जा रहा है इस प्रश्न में। वेतन अजर को नहीं मिलता, अमर को भी नहीं मिलता, लेकिन अमृत को 500 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। आहरण अजर ने 1,000 रुपये वार्षिक आहरण किया, अमर 600 रुपये वार्षिक आहरण किया और अमृत 400 रुपये वार्षिक आहरण किया। आहरण पर ब्याज अजर 200 रुपये, अमर 100 रुपये और अमृत 140 रुपये। वर्ष 2004 का लाभ दिया है 4,500। लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2004 को समाप्त वर्ष के लिए। विकलन पक्ष समाकलन पक्ष है। अब देखिए इस प्रश्न में वर्ष 2004 का लाभ 4,500 रुपये दिया है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया। क्रेडिट शेष होने के कारण से क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा शेष लाया गया 4,500।
अब इसके बाद हम विकलन पक्ष में लिखेंगे। चूंकि इस प्रश्न में पूंजी पर ब्याज नहीं है अतः नहीं लिखा जाएगा। फिर है वेतन। वेतन अमृत को मिलता है अतः अमृत के लिखा जाएगा ये 500 रुपये। इसके पश्चात आहरण पर ब्याज, जो कि आय होने के कारण से क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। आहरण पर ब्याज खाता को अब अजर 200, अमर 100 और अमृत 140, टोटल 440। इसका योग कर देते हैं 4940। अब देखिए इसके अतिरिक्त विकलन पक्ष में हम देखेंगे तो 500 रुपये है, जो कि योग करके देखें तो 500 और समाकलन पक्ष योग 4940। तो इस प्रकार से अंतर की राशि शेष ले गए पूंजी आबलिक चालू खाता को, पूंजी या चालू खाता को इस शेष को ले जाएंगे। तो ये अंतर की राशि आएगी 4440 योग 4940। इस शेष राशि को हम तीनों साझेदार में बांटेंगे, अजर, अमर और अमृत। अनुपात है 3:2:1। 4440 गुणा 3/6 करेंगे, क्योंकि तीनों का योग 6 होता है। 3, 2, 5 और 6, तो ये आता है 2220। 4440 गुणा 2/6 और 4440 गुणा 1/6 और ये 1480। तो इस प्रकार से 4440। ये जो शेष है वो पूंजी खाते को ले गए। अब हम इसके बाद पूंजी खाता बनाते हैं। पूंजी खाता बनाने की दो पद्धति है। पहला स्थिर पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति में हमको दो खाता बनाना पड़ता है। पहला है पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। स्थिर पूंजी पद्धति जैसे नाम के अनुरूप की पूंजी स्थिर रहती है, अर्थात प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष बराबर होता है। यदि साझेदारों के द्वारा वर्ष के दौरान किसी प्रकार की अतिरिक्त पूंजी ना लगाई गई हो तो प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष बराबर होते हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिए, शेष लाया गया, अजय की पूंजी 6000 रुपये, अमर की पूंजी 4000 रुपये और अमृत की पूंजी 2000। अब इसका योग कर देंगे 6000, 4000 और 2000। ये इधर आ जाएगा, शेष ले गए, शेष ले गए, ये चिट्ठा को हस्तांतरित हो जाएगा। 6000, 4000 और 2000 योग कर देते हैं 6000, 4000 और 2000। चालू खाता। चालू खाता में हमको विकलन शेष भी मिल सकता है और समाकलन शेष। तो प्रश्न में जैसा शेष दिया रहेगा उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे इस उदाहरण में यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना विकलन शेष है ना समाकलन शेष है, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। यदि प्रश्न में दिया होता तो उसे हम जरूर लिखते। यदि समाकलन शेष तो समाकलन पक्ष में, विकलन शेष तो विकलन पक्ष में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में नहीं दिया है, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे वेतन खाता को। अब देखिए वेतन केवल अमृत को, तो ये 500 रुपये अमृत के चालू खाते में ले आए। इसी प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाते का जो क्रेडिट शेष है वो यहाँ आएगा। लाभ हानि नियोजन खाता को अजर 2220, अमर 1480 और अमृत 740। ये समाकलन पक्ष हो गया। विकलन में आइए। विकलन में हम सबसे पहले लिखेंगे आहरण।
आहरण, इस प्रश्न में देखिए आहरण अजय का 1000 रुपये, अमृत ने 600 रुपये आहरण किया और अमर 600 रुपये, अमृत जो है 400 रुपये। फिर है आहरण पर ब्याज, अजय 200 रुपये, अमर 100 रुपये, अमृत 140। इतना कर लेने के बाद हम अब योग करेंगे। योग करेंगे तो इसका योग 2220, 1480 और 1240। यहाँ पर जैसे कि प्रश्न को देखने से स्पष्ट हो रहा है इस समाकलन का योग अधिक है, अतः समाकलन शेष आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ले गए चिट्ठा को। ये जो शेष है वो चिट्ठा को जाएगा। 2220 में हम 1200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1020 रुपये। योग 2220। अमर 1480 इसका योग है और इसका विकलन से योग होता है 700, घटाने पर आएगा 780 और इसका योग 1480। अमृत योग 1240 और ये है 540, अंतर की राशि 700। अब हम बनाएंगे पूंजी खाता परिवर्तनशील पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता। इसमें साझेदारों की पूंजी खाते का भी लेखा होगा और चालू खाते का, अर्थात दोनों को जोड़कर हम बनाएंगे क्योंकि ये परिवर्तनशील पद्धति है और इसमें साझेदारों का जो पूंजी खाता है, जो प्रारंभिक शेष होता है वो अंतिम शेष जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते दोनों को मिलाकर बनाएंगे, इसीलिए इस पद्धति का नाम परिवर्तनशील पद्धति है। तो चलिए बनाते हैं। शेष लाया गया। अब अजय की जो पूंजी है क्रेडिट शेष 6000 रुपये, 4000 रुपये और अमृत की पूंजी 2000 रुपये। चूंकि इस प्रश्न में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया है अतः सीधा हम वेतन पे आते हैं। वेतन अजय को नहीं मिलता, अमर को नहीं मिलता, अमृत को सीधा 500 रुपये। इसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता को, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाते का क्रेडिट शेष है उसको यहाँ पर लिख लिया जाएगा 2220, 1480 और 740। विकलन पक्ष में सबसे पहले हम लिखेंगे आहरण अजर 1000 रुपये, अमर 600, अमृत 400। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज में अजर 200, अमर 100, अमृत 140 और हम यहाँ पर योग कर लेंगे। क्रेडिट पक्ष का योग करेंगे 8220, अमर 5480, 3240। अब इस प्रकार से क्योंकि विकलन का योग कम है अतः ये समाकलन शेष होगा। समाकलन शेष होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ले गए चिट्ठा को। आठ 8220 में हम घटाएंगे 1200 तो ये आ जाएगा 7020, योग हो जाएगा 8220। इसी प्रकार से अमर के क्रेडिट योग 5480, इसमें हम घटाएंगे विकलन का योग 6700 तो ये हो जाएगा 4780। और अमृत क्रेडिट योग 3240 और यहाँ पर 540 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2700। इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता, पूंजी खाता और पूंजी खाता बनाने की दो पद्धति, जब पूंजी स्थिर हो और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो इस प्रकार से ये प्रश्न
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।